विल्सन से मुलाकात हुई है, ब्रिट शेरमैन से उनकी मुलाकात हुई है और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वहाँ पे लोग हैं उनसे भी उनकी मुलाकातें शेड्यूल हैं और वो इंसानी हकूक़ के मामलात उठा रहे हैं अमेरिका में अपने वालिद को लेकर कि उनके वालिद के साथ बड़ी ज़्यादती की जा रही है पाकिस्तान में और बेगुनाह उन्हें जेलों के अंदर कैद रखा गया इमरान खान साहब को और उनके रिश्तेदारों को। अब इमरान खान साहब के दोनों बेटे इन मामलात को उठा रहे हैं। इसके बाद कहा जाता है कि वो पाकिस्तान भी आएंगे। अलीमा खान साहब ने दावा किया कि ये ज़रूर आएंगे पाकिस्तान, इमरान खान के बेटे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो बिल्कुल उन्हें पाकिस्तान आना चाहिए, उन्हें मौका मिलना चाहिए अपने वालिद साहब से मिलने का, अपने वालिद साहब से बात करने का और पाकिस्तान में उनकी मुलाकात करवाई जानी चाहिए इमरान खान साहब से। ये उनका एक हक है, ये उनका आईनी और कानूनी हक है। अच्छा, एक और डेवलपमेंट इसमें यह है कि इमरान खान के बेटों की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए एक दरख्वास्त की गई है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। इमरान खान के बेटों की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए बाकायदा दरख्वास्त की गई है कि उनके बेटे चाहेंगे कि उनके बेटों की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करवाई जाए और इसके लिए बाकायदा दरख्वास्त की गई है, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई। हो सकता है कि इनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो जाए और हो सकता है कि ना हो, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप से इनकी मुलाकात होती है तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी और फिर पता चलेगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है और डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद किस किस्म का मौक़िफ़ अपनाता है। 26 नवंबर के मुकदमात भी जल्द लगाने के लिए नाजरीन काम शुरू कर दिया गया है और ये वो मुकदमात नहीं है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे कत्ल हो गए थे। 26 नवंबर के हवाले से दो तरह के मुकदमात हैं। एक केस है हुकूमत का और एक केस है अपोजिशन का। हुकूमत का केस ये क्यों एहतजाज करने के लिए आए, इनको कोई हक नहीं पहुंचता कि ये एहतजाज करने के लिए इस्लामाबाद पे आए। इन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर दावा बोला, ये वो, ये सारा हुकूमत का केस है। अच्छा, ये वाले केस जो है ना, ये बहुत तेज़ी से अब सुने जाएंगे, इनके अंदर भी अब सजाएं दी जाएंगी और जजेस की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं इन मुकदमात को तेज़ी से चलाने के लिए। यानी अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के अंदर फेंटा लगा है और उनके खिलाफ जो है वो मुकदमात पे फैसले सुनाए गए हैं और ऐसी सजाएं सुनाई गई हैं जिनकी कानून में कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। अब 26 नवंबर के ऊपर भी उनके साथ यही किया जाएगा। हालांकि 26 नवंबर को एक तो अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर भी है, आरिफ अलवी साहब के ऊपर भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर जो मुल्ज़िमान हैं उनके भी वारंट गिरफ्तारी बाकायदा जारी कर दिए गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत है और गुज़िश्ता बरस नवंबर में जो एहतजाज किया गया था उस पर 3 मुकदमात में अदम गिरफ्तार मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी उन्होंने जारी किए हैं। इसमें आरिफ अलवी साहब हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, उमर अयूब हैं, असद कैसर हैं, शाहिद खटक हैं, खालिद खुर्शीद हैं और फैसल अमीन वगैरह इसके अंदर शामिल हैं और दीगर भी कई मुल्ज़िमान हैं और पुलिस की टीमें भी अब तश्कील दी जा रही हैं ताकि इन्हें गिरफ्तार किया जाए। लेकिन क्या ये गिरफ्तार किया जा सकता है? इसी मामले में जो है वो इमरान खान साहब की एहलिया पे भी मुकदमा है और ये कहते हैं जी कि एक आपको याद है वो रेंजर्स के अहलकार जो हैं वो एक हादसे में शहीद हो गए थे। इस दौरान में जब वो ड्यूटी पे थे तो एक गाड़ी उन पर चढ़ गई थी और ये गाड़ी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इसका कोई ताल्लुक नहीं था, ये बाद में साबित हो गया था। लेकिन इन चीज़ों को भी शामिल किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन मुकदमात का सामना करना पड़ेगा जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग शहीद हो गए थे। यानी तहरीक इंसाफ के अब तक की इत्तला के मुताबिक 15 के करीब लोग पता चलता है कि वो शहीद हो गए। वहां उन्हें सीधी गोलियां मारी गई डी चौक में। एक बंदे को नमाज पढ़ रहा था, कंटेनर से धक्का देके नीचे फेंक दिया गया रेंजर्स की जानिब से और बहुत सारे ऐसे जख्मी मौजूद हैं जिन्हें गोलियां मारी गई और वो बेचारे यहाँ से गोलियां खा के अस्पतालों में गए, कुछ वहां से गिरफ्तार हो गए, कुछ अपने गाँव में पहुंच गए, अपने इलाकों में पहुंच गए। अच्छा, 35 लोगों के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती रही है आखिरी वक्त तक कि उनके 35 बंदे गायब हैं, ये बंदे उन्हें मिले नहीं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती रही है कि इन बंदों के बारे में कुछ पता नहीं है, इनकी फैमिली हमारे पास है। इमरान खान साहब ने कहा मामला उठाओ, फिर जाओ अदालत में, खोलो इस मामले को। ना इन्होंने सीसीटीवी फुटेज के बारे में कुछ किया, ना इन्होंने डॉक्टरों से मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स के बारे में कुछ किया, ना इन्होंने एफआईआर करने के बारे में कुछ किया। अदालत के अंदर जब ये 26 नवंबर का केस चल रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दबाव बनाने में बुरी तरह नाकाम रही, बल्कि ऐसा लगता है कंप्रोमाइज हो गई और इन्होंने अपने कारकुनों को ऐसा लगता है खून बेच दिया। वरना इन्हें चाहिए था कि ये सारी क़यादत जाकर अदालत में खड़ी होती और जज को कहती कि ये मुकदमा दर्ज करें, हमारे बंदे यहाँ पे कत्ल हुए हैं डी चौक में, हम पुरअमन एहतजाज करने आ रहे थे, हमारे लोग निहत्थे थे, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, गोलियां चलाने वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और जिन्होंने ऑर्डर दिया, यानी उससे पहले आके अता तारड़ कहकर गया था, मोहसिन नकवी कहकर गया था, इन्होंने कहा था कि 5 मिनट लगेंगे, छट्टा चलेगा, हम गोलियां चलाएंगे, बंदे मर जाएंगे, इस किस्म की बातें, ये कहते सारे भाग जाएंगे। ये सारी धमकियां इन्होंने लगाने के बाद गोलियां चलाई है ना, तो गोली चल गई। और इससे पहले जो है वो बाकायदा एक और फिर वीडियोस भी हैं, जैसे गाड़ियों की तोड़ फोड़ हो रही है, जैसे वहाँ तबाही हो रही है, फिर वहाँ पे जो सीन को साफ किया गया बाद में
जैसे वहां से सबूत मिटाए गए हैं, खून के धब्बे मिटाए गए हैं। तो ये सारा कुछ वहां पे उस दिन हुआ था ना पीटीआई ने कोई सीसीटीवी फुटेज पे किया, ना कोई पर्चे पे किया, ना कोई दरखास्त दी, ना कोई अदालत गए, ना कोई काम नहीं किया इन्होंने, टके का काम नहीं किया। और छोटा मोटा वकील भेज देते हैं अदालत में। भैया आपको पूरी क़यादत को, सेनेटर्स को, एमएनएस को, एमपीएस को, वुजरा को, वजीर आला को, सबको अदालत जाना चाहिए कि भाई इंसाफ दो, हमारे बंदे यहां पे मारे गए हैं। जो बंदे कत्ल हो गए उन्हें सरकारी खजाने में से पैसे दे दिए, बात खत्म, या उन्हें पार्टी फंड में से पैसे दे दिए, बात खत्म। ऐसे थोड़ी होता है। लोगों के साथ आपने नाइंसाफी की है और इसी वजह से लोग ये शिकवे भी करते हैं कि गंडापुर ने चलने से पहले कहा था पहली गोली मैं खाऊंगा, और जब पहली गोली चली तो गंडापुर निकल लिया और उसके बाद वहां लोग गोलियां खा रहे थे, लोग वहां जख्मी पड़े हुए थे, लोग अस्पतालों में जा रहे थे, लोगों को गोलियां दिन से लेकर शाम तक लगती रही। गंडापुर साहब डी चौक तक पहुंचे ही नहीं जहां पे लोगों को गोलियां मारी जा रही थी। बहरहाल ये अब मुकदमात ये वाले भी चलाए जा रहे हैं। जिन लोगों को 10-10 साल सजा दी गई ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, उनके बयानात सामने आए, वो अभी भी डट के खड़े हैं और वो ये कह रहे हैं जी हम सारे बेगुनाह हैं, जो मर्जी आप कर लें। जितने भी लोग सज़ा सुनने के बाद अब तक मीडिया के सामने आए या जिनका कोई भी स्टेटमेंट सामने आया, जैसे उमर सरफराज चीमा साहब हैं, अब वो ये कहते हैं कि हम नज़रियाती कारकुन हैं, आज भी अपने नज़रिए पे कायम हैं, ये सज़ाएं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एजाज चौधरी साहब ने कहा कि हम मुल्क में जमहूरियत और आइन की बहाली के लिए कुर्बानी दे रहे हैं और हमारी कुर्बानी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए है। इसी तरह यास्मीन राशिद साहबा ने कहा कि मैं आज भी वहीं खड़ी हूं जहां आज से 2 साल पहले थी और अपने मकसद, नज़रिए या जिद्दोजहद से पीछे नहीं हटूंगी, और जो खुद आज़ाद ना हो वो हमें क्या सजा देगा, ये भी बात की। मियां महमूद रशीद साहब ने भी कहा कि इमरान खान हक को सच पर खड़े हैं, हम इस लड़ाई में उनके शाना बशाना हैं, हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, इस इकदाम से नफरत मजीद बढ़ेगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा जनाब कि मैं बाइज्जत बरी ज़रूर हुआ हूँ, लेकिन जिन लोगों को सज़ा हुई है वो भी मेरी तरह बिल्कुल बेगुनाह हैं और मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि उनको सज़ाएं दी गई हैं। नाज़रीन, जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इस हुकूमत ने APC बुलाने का फ़ैसला किया है चंद बड़े अहम मामलात के ऊपर। यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने फ़ैसला किया कि एक अब APC बुलाई जाए और अमन व अमान के हवाले से APC में तमाम सियासी जमातों को बुलाया जाए ताकि अहम फैसले किए जा सकें और सारी सियासी जमातों को इसमें शामिल किया जाए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, PTI की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, वो बुला रहे हैं ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के, आ जाओ सारे बैठ के फैसले करते हैं अहम चीज़ों पर। नून लीग इसमें नहीं जा रही, पीपल्स पार्टी भी इसमें नहीं जा रही, JUIF भी इसमें नहीं जा रही और ANP भी इसमें नहीं जा रही। ये एक्सप्रेस न्यूज़ की एक खबर है। वो ये कह रहे हैं कि जनाब इसमें नहीं जाना, हम नहीं आ रहे इसमें, और अपोजिशन जमातों ने इसमें शिरकत से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा APC हुकूमती सतह पर है और हुकूमत पहले से ही फैसला कर चुकी होती है। अगर APC तहरीक इंसाफ की सतह पर बुलाई जाती तो ANP शिरकत करती। यानी उन्होंने कोई बहाना ढूंढा, उन्होंने फ़र्क रहा APC में हम नहीं जा रहे। 2 दिन पहले तक ये सारे इकट्ठे बैठे हुए थे सेनेट इलेक्शन के लिए, यानी ये ANP भी शामिल थी, इसके अंदर जो है वो नून लीग भी शामिल थी, पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, फजलुर रहमान साहब की पार्टी भी सारे इकट्ठे थे पहले। 2 दिन पहले तक सारे PTI के साथ और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ शीरो शिकर थे कि आओ बैठते हैं और बैठ के बंदर बांट करते हैं सेनेट की नशिस्तों में, मैं तुम्हें 1 सीट ज़्यादा देता हूं और तुम मेरे लिए गुंजाइश पैदा करो। तो एक एक करके इन्होंने सारे बड़े बड़े बंदों को इन्होंने एडजस्ट कर दिया, हर पार्टी ने अपना अपना बड़ा बंदा एडजस्ट कर लिया। सेनेट के इलेक्शन के लिए, इक्तदार के लिए ये सारे इकट्ठे होकर बैठ गए थे, लेकिन जब अमन व अमान के लिए बैठने की बारी आई तो कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं पाकिस्तान की आवाम को यह बताना चाहता हूं कि इन्हें आपसे इतनी दिलचस्पी है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इन सियासतदानों को तो फिर भी थोड़ी बहुत दिलचस्पी बाकी है अवाम के अंदर, क्योंकि अवाम से इन्होंने वोट शोट लेने होते हैं, उनको सामना करना होता है। एस्टैब्लिशमेंट को तो इतनी सी भी दिलचस्पी नहीं है कि अवाम क्या सोचती है या अवाम के दिल में क्या चल रहा है या अवाम जो है उसके साथ क्या गुजर रही है, उन्हें बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके लिए तो ये जैसे एक कारोबार की तरह है, उनके लिए तो जैसे ये एक बिजनेस है कि इसमें फ़ायदा क्या और नुकसान क्या, और वो इसको ऐसे ही देखते हैं। हालात पाकिस्तान के ये हो गए नाज़रीन कि सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन पासपोर्ट बन गया है और पाकिस्तान का पासपोर्ट मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी से दुनिया के चौथे कमज़ोर तरीन पासपोर्ट में शामिल हो गया। यानी दुनिया के जो टॉप के 4 बदतरीन पासपोर्ट है ना, उनमें पाकिस्तान शामिल हो गया। ये पाकिस्तान के साथ मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। हुक्मरानों को क्या बंदा इल्ज़ाम दे, बेचारे किसी काबिल न 3 में न 13 में,
जो किया एस्टेब्लिशमेंट ने किया, जो इकॉनमी के साथ किया एस्टेब्लिशमेंट ने किया, जो पाकिस्तान में अमन व अमान के साथ किया एस्टेब्लिशमेंट ने किया, जो पाकिस्तान के अंदर जुल्म जबर फस्तायत ये सारा एस्टेब्लिशमेंट ने किया, जो आइन की धज्जियां उड़ाई एस्टेब्लिशमेंट ने उड़ाई, जो पाकिस्तान में अदलिया को तबाह किया, महंगाई, आम आदमी, बेरोजगारी, लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, बदअमनी, मायूसी, ये सारी एस्टेब्लिशमेंट की वजह से है और वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाज़रीन, जाते जाते मैं एक गज़ा के बारे में खबर आपको देना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये जिम्मेदारी समझता हूं कि हर वीलॉग में कहीं ना कहीं मैं गज़ा का तस्करा ज़रूर करूं, ताकि मेरे ज़रिए से ये आवाज़ जहाँ तक जा सकती है वहाँ तक तो जाए। हम सबको दुआ भी करनी चाहिए अमन के लिए, और हम सबको गज़ा के लोगों के लिए आवाज़ भी उठानी चाहिए कि वहाँ पे अमन आ जाए और ये जंगबंदी फौरी तौर पे हो जाए। 1000 से ज़ायद लोग गज़ा में वो शहीद हुए हैं जो खुराक का इंतज़ार कर रहे थे, जो इमदाद के मुंतज़िर थे। 1000 से ज़ायद लोग वो शहीद हो गए जो इमदाद लेने के लिए, खाना ढूंढने के लिए गए हुए थे। आप अंदाज़ा कीजिए कि किस किस्म के वहाँ पे हालात पैदा हो चुके हैं, और ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा। गज़ा के लिए सबको आवाज़ उठानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, पूरी दुनिया को चाहिए कि इस जगह पे फोकस करें और यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया हो रहा है, इंसानियत के नाते इस लड़ाई को यहाँ पे बंद करवाएं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।